सीरीज की शुरुआत में हम मुन्ना भैया को देख पाते हैं जो कि मर चुके हैं। हम आखिरी सीजन के आखिरी एपिसोड में देखा था गुड्डू और गोलू ने मार डाला था और आज इनका शव इधर पड़ा हुआ है और शमशान में आज इनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं है। ना कालीन भैया है ना उनके लोग, सिर्फ उनकी पत्नी माधुरी जो प्रदेश की मुख्यमंत्री भी है। माधुरी अंदर से टूट चुकी है, उसके पापा चले गए। अब मुन्ना जो कि उनके इतने करीब थे, माधुरी इस चीज को कभी नहीं भूल पाएगी। कोई ना होने की वजह से माधुरी ने ही मुन्ना को अग्नि दी। फिर बाहर जाकर रिपोर्टर और प्रदेश के लोगों को बोला कि मैं एक भय मुक्त पूर्वांचल बनाऊंगी। जब उनके सेक्रेटरी बोलते हैं कि गुड्डू के लिए हम सूट और साइट ऑर्डर जारी कर देते हैं, तब माधुरी बोलती है उसको मारोगे तो गद्दी पर कोई और आके बैठ जाएगा, हमको सिद्ध गद्दी को खत्म करना होगा। फिर हमको कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम रॉबिन, डिम्पी और गुड्डू की मम्मी और उसके पापा को देखते हैं, जहां पर कटघरे में एक हवलदार बोल रहा है जज को, साहब जब मैं आज सुबह स्टेशन खोला तो मुझे रमाकांत जी दिखे जो आके बोलते हैं मौर्य जी का खून मैंने किया है और वहां सरेंडर करना चाहते हैं। मैं तो पहला एकदम ही घबरा गया कि यह वकील साहब क्यों मौर्य जी को मारेंगे। तभी हम देखते हैं कि रमाकांत मिश्रा खुद ही खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं मैंने ही मौर्य जी को मारा और मैं गुनाहगार हूँ और मुझे सजा दीजिए। तभी हम देखते हैं विपक्ष का वकील जो मौर्य जी की तरफ से धावा बोलते हैं, हाँ कम इन्होंने जानबूझकर किया है, इनके सुपुत्र गुड्डू को कोई बिजनेस में हानि न पहुंचे इसलिए मौर्य जी को इन्होंने मार डाला, इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। FIR सुनाने के बाद जज साहब कुछ ये बोलते हैं, ठीक है कुछ दिनों तक हम इनको हिरासत में रखेंगे, आपके पास अगर कोई भी सबूत हो आप पेश कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं पुलिस की वैन में इनको बैठाया जाता है और गुप्ता जी जाके ड्राइवर को पैसा दे देते हैं। पुलिस की जीप और वैन पीछे पीछे जाती है और कुछ समय बाद हम ये देखते हैं कुछ ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोक देते हैं। गाड़ी से कौन उतरता है? गुड्डू पंडित, और गाड़ी में जाते हैं। गुड्डू पंडित अपने पापा से बात करने के लिए वो बोलते हैं आप ये क्या सोच रहे हो और आप अब क्या सोच के ये सब कर रहे हो, आपको फांसी पर लटका देंगे, मैं किसी को उस जगह पर लाके खड़ा कर दूंगा और वो आपने ऊपर इल्जाम ले लेगा। तभी रमाकांत बोलते हैं तुमको अपने किए किराए पर जरा सा भी शर्म नहीं है ना, मुझे है ये सब करके गुड्डू तुम क्या ही हासिल कर लोगे। गुड्डू कहता है मुझे चाहिए पावरफुल और फुल इज्जत, मिर्जापुर की गद्दी भी। तभी उसके पापा बोलते हैं तुम गाड़ी से उतरो और जाके स्टेशन के बाहर से मेरा स्कूटर पार्क है उसको घर तक छोड़ देना बस। और दूसरी जगह हम माधुरी के ऑफिस को देखते हैं और जहां पर हम शरद को देखते हैं वो माधुरी के सामने बैठा हुआ है। यहाँ पर शरद माधुरी से बोलता है मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है। माधुरी तब शरद से बोलती है मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं, ऊपर से अगर आपको बचे रहना है तो आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तब शरद बोलता है हम लोगों को एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है, जब मेरे पापा मरे थे तब मुन्ना मेरे साथ खड़ा था, मैं चाहता तो उसके अंतिम संस्कार पर आ सकता था पर उससे आपकी रेपुटेशन को हानि पहुंचता। अभी हम दोनों एक ही तरफ से है, हमारा मकसद सिर्फ एक ही है। तब मधुरी बोलती है मकसद तो मेरा पूरा हो जाएगा पर भय मुक्त प्रदर्शन बनाने में आप भी अड़चन डलते हो, मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। तब शरद हमी भर के उधर से चला जाता है। जाते टाइम शरद मधुरी से पूछता है कालीन भैया का कुछ पता चला? तो माधुरी बोलती है नहीं अभी तक उनका कुछ पता नहीं लगा। फिर हमको आजमगढ़ दिखाया जाता है जो कि पूर्वांचल के अंदर ही आता है। फिर हम ये देखते हैं कि गोलू एक कार में बैठी हुई है अपने लोगों के साथ। तभी सामने से हम एक लड़के को आते हुए देखते हैं और पीछे बैठा सीट पर उसका साथी गोलू को बोलता है ये खबरी है यही पहुंचाएगा हमको कालीन भैया के पास, मतलब गोलू, गुड्डू और ये सारे लोग कलिन भैया के बॉडी को ढूंढ रहे हैं। उनको शक है कि कहीं ना कहीं कलिन भैया का ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर पीछे वाला चेतावनी भी करता है कि यह इलाका उतना सेफ नहीं है, इनका खुद का बाहुबली भी है। गुड्डू भैया का हम लोग इंतजार कर लेते हैं पर गोलू नहीं सुनती, पर वो गन लेकर और अपने लोगों को लेकर निकल जाती है। उस लड़के को फॉलो करते हुए बहुत देर तक वो लोग उस लड़के को फॉलो करते हैं और ऊपर उनको एक घर के छत पर बैठा हुआ एक बच्चा देख रहा है। फिर वो लोग कुछ टाइम बाद एक जगह पहुंचते तो है पर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, पर जब दरवाजा खोलते हैं तो वो लोग देखते हैं ये कोई दूसरा है। फिर उधर वो लोग बातचीत सुलटा के लौट ही रहे थे, उनका तब रास्ता रोक दिया जाता है। तभी गोलू सबको शांत रहने के लिए बोलती है कि हम मिर्जापुर से हैं, हम किसी को ढूंढने के लिए आए हैं तो इसलिए सामने से हट जाओ वरना मुझसे पंगा लोगे तो गद्दी से बेईमानी करोगे। फिर भी वो लोग गोलू की तरफ देखते रहे। तभी पीछे से एक आवाज आता है कि यह मिर्जापुर नहीं है, इधर के बाहुबली हम हैं। तब गोलू उसके आंखों में आंखें डालकर बोलती है अगर तुम गद्दी के खिलाफ जाओगे तो तुम गद्दी के दुश्मन बन जाओगे। तभी वह इशारा करता है अपने लोगों को। तभी हम देखते हैं उसके खबरी वो लोग खींच कर लाते हैं और गोलू के सामने उसे मार देते हैं और मार के जाते टाइम वो बोलता है गुड्डू पंडित पूर्वांचल चलाएगा, यह अभी तक तय नहीं हुआ है, ये तय होगा सारे बाहुबली के समर्थन के बाद और लड़की हो इसलिए तुमको मैं जाने दे रहा हूँ। दूसरी जगह हम गुड्डू को देखते हैं जो कि अपने पापा की स्कूटर लौट आते हुए अपनी मम्मी को बोलते हैं कि तुम और डिम्पी मेरे साथ रहोगे, तुम्हारे जान को खतरा है, पर उसकी मम्मी नहीं मानती। तब गुड्डू बोलता है कि आप इतना जिद क्यों करते हो? तब उनकी मम्मी बोलती है कि अगर इस फैमिली में जिद्दी न हुए तो मैं फैमिली का कैसा हिस्सा, मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी, प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबली की माँ हूँ मैं, मुझे किस बात का खतरा। दूसरी जगह माधुरी और एक अफसर को देखते हैं जो माधुरी को बोल रहा होता है गुड्डू को खत्म करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके दुश्मन बहुत हैं, उसके हम अपोजिट खड़ा कर देंगे, गुड्डू ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और वो दिमाग से नहीं सोचता, वो दिमाग से गोबर बुद्धि है, कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा। और माधुरी उसे खुला छूट दे देती है और यह बोलती है कुछ भी करो पर वो हमारे तक पहुंचना नहीं चाहिए।
त्रिपाठी भवन ने उसके माँ को और लल्ला को बंदी बनाकर रखा है, उनका बस ख्याल रख लेना। और माधुरी यह भी बोलती है अगर कुछ कालीन भैया का खबर मिले तो जरूर बताना, वो मिसिंग है, उनका बॉडी नहीं मिला अभी तक। तब वो अफसर बोलता है ऐसे गैंगस्टर ये सब बड़ा कांड करने के बाद छुप जाते हैं। तब मधुरी बोलती है अब आप ये ख्याल रखिए वो एक मंत्री भी है। फिर हमको त्रिपाठी भवन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मीना और उसके बच्चे को देखते हैं। तभी गोलू अंदर आती है और पानी पीने लगती है और मीना उसके पास बात करने के लिए जाती है और बोलती है इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। तभी गोलू बोलती है धीरे धीरे सभी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, गद्दी के लिए हमको प्लान बनाना पड़ेगा, नहीं तो गलती से हम हाथ धो बैठेंगे। 2 दिन के अंदर सारे बाहुबली लोगों ने मीटिंग रखी है, हमको भी जाना चाहिए पर गुड्डू को समझाना पड़ेगा। तभी उनकी कामवाली भी बोलती है ऐसा ही नियम है, अगर कोई गद्दी पर नहीं हो तो मुखिया के लिए बाहुबली लोग वोटिंग करते हैं। मेरी ननिहाल है ना आजमगढ़ में, मुझे पता है। तब गुड्डू भी रात को गोलू को बोलता है पश्चिम वाले इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं, हमारा मामला है हम खुद ही सुलटा लेंगे। पर गोलू बोलती है गद्दी का एक नियम है, एक संतुलन है जो कि हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अभी हम गद्दी के खिलाफ नहीं, गद्दी के दावेदार है। और दूसरी जगह हम शरद को देखते हैं जो कि बाकी कुछ बाहुबली को लेकर मीटिंग बैठता है अपनी जौनपुर में और बोलता है कालीन भैया के लिए हमको सिम्पथी क्रिएट करना पड़ेगा, गुड्डू पंडित को गद्दी कभी न मिले, ऐसा रास्ता हमको निकलना पड़ेगा, आप लोग जाकर सब बाहुबली से मिलिए। शरद की माँ उससे बोलती है कभी कभी राजा को भी निकलना पड़ता है अपना वजूद दिखाने के लिए, तुम जाकर सारे बाहुबली से मिलो, सबको बताओ गद्दी का असली वारिस तुम हो। फिर हम शरद को देखते हैं जो कि अपना गाड़ी लेकर मेरठ पहुंचता है बाहुबली से मिलाने के लिए। मनोहर मियाँ जो कि मेरठ के बाहुबली थे उनके साथ खाना खाते टाइम वो बोलता है पूर्वांचल के गद्दी को एक लीडर की जरूरत है, आप है क्या वो लीडर। दूसरी जगह फिर से हमको त्रिपाठी भवन दिखाया जाता है जहां पर गोलू गुड्डू और एक बिचौलिया को देखते हैं जो कि मिडिल मैन होता है। वो आकर गुड्डू को बोलते हैं कि 2 दिन में बैठक है, आपको बैठक में जाना है, नियम का पालन करना है क्योंकि यह एक सिस्टम है। पर गुड्डू बोलता है आपको मीटिंग मिर्जापुर में बुलाना चाहिए। गोलू बोलती है ऐसा नियम नहीं है, जो नियम में हमको नियम से ही चलना पड़ेगा, ऊपर से कालीन भैया की बॉडी भी मिसिंग है और शरद सबको भड़का रहा है। पर वो बिचौलिया बोलता है कि सिर्फ एक ही जा सकता है मिर्जापुर की तरफ से। तो गोलू बोलती है ठीक है आप चले जाइए, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। फिर हम देखते हैं 2 दिन बाद रात को अलग अलग जगह से सारे बाहुबली आए थे। मेरठ के सारे बाहुबली बैठक के पहले अपना ज्ञान वगैरह सरेंडर कर देते हैं। फिर बैठक में वो लोग बैठते हैं और मिर्जापुर का सीट खाली था, मिर्जापुर की तरफ से उनका खास आदमी आया था। जब मिर्जापुर के दावेदार लोग नहीं आए तो मनोहर मियाँ बोलते हैं कि मीटिंग शुरू किया जाए। मीटिंग शुरू करते ही मिर्जापुर की तरफ से आने वाले वो बोलता है कि मिर्जापुर में हक सिर्फ गुड्डू का ही है क्योंकि त्रिपाठियों को उन्होंने ही खत्म किया है और गद्दी के असली दावेदार वह हैं। तभी शरद बोलता है कि गद्दी पर सिर्फ हक होता है उनके खून का, त्रिपाठियों में कोई बचा नहीं तो वोटिंग होना चाहिए। और गुड्डू पंडित किसी भी नियम का पालन नहीं करता जो उसने आज किया है, गद्दी का उसने मान नहीं रखा है, मीटिंग में वो नहीं आया। तभी सारे लोग पूछते हैं, तभी शरद बोलता है इसका मतलब कि दावेदार में ही होता हूँ और कोई बचा नहीं है। और कुछ लोग उसमें सहमति भी दे रहे थे। तभी हम ये देखते हैं एंट्री लेते हैं गुड्डू भैया, वो बोलता है इस बार भी क्या भीख में ही लेगा जैसे जौनपुर लिया था। तभी शरद भी बोल देता है कि एक टाइम पर तुम कालीन भैया के लिए काम कर रहे थे, तुम उनके वफादार कुत्ते थे, आज दावेदारी दिखा रहे हो। गुड्डू को ज्यादातर इन सारी बातों पर गुस्सा आ जाता है, वो शरद को जाकर कूटने वाला ही था। गोलू ने उसे सिखा के भेजा था कि दिमाग शांत रखना है, दावेदारी खुद के तरफ ही रखना है। तभी गुड्डू बोलते हैं पापा इनके खा ग सिखाते थे, पता है ना उनके साथ क्या हुआ था, तुमको बलिया में मैंने ही पेला था। तभी शरद बोलता है हाँ मुझे तो याद है, तुमको याद है कि तुमने अपने किस किस को खोया है, एक को तो ऐसा खो दिया जो कि पेट में ही था। उस बात पर गुड्डू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। अभी मनोहर मियाँ इस लड़ाई को रुकवाते हैं और बोलते हैं गुड्डू पंडित और शरद शुक्ला आप दोनों ही दावेदार हो, आप दोनों को ये साबित करना पड़ेगा कि गद्दी के आप हकदार हो या नहीं, दशहरा तक ही आप लोगों के पास समय है। तब गुड्डू कुछ बोलने जाता है, तभी मनोहर मियाँ बोलता है दशहरा तक आप दोनों को खुद को साबित करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कॉर्पोरेशन हमारा इंटरफेरेंस होगा। जब सारे लोग बाहर जा रहे थे तब गुड्डू शारद को बोलता है इतना उछाल क्यों रहे हो, जौनपुर तुम्हारे पास है और तुमको पता है गद्दी की असली हकदार हम हैं। तभी शरद बोलता है गद्दी के जो असली हकदार हैं उसकी लाश अभी तक हमको मिला नहीं, तो कैसी तुम असली हकदार हुए, बोलकर उधर से शरद चला जाता है। तो गुड्डू बोलता है इतना कॉन्फिडेंस इसके पास आया कैसे। तब गोलू बोलती है कालीन भैया इसी के ही पास है, पर गुड्डू बोलता है जौनपुर हमने पूरा क्षण मार लिया। तभी गोलू बोलती है कालीन भैया को जरूर कहीं ना कहीं इसने छुपा के रखा होगा, अभी हमको दिखाया जाता है। शरद के सारे लोग वापस अपने जौनपुर जा रहे थे, तभी शरद रास्ता चेंज करके सिवान की तरफ चला जाता है। शरद एक घर के अंदर जाता है जहाँ बहुत सारे लोग थे और उनके हाथ में गन था, उनके बीच से शरद होते हुए एक कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कालीन भैया का इलाज चल रहा होता है और शरद के बगल में शत्रुघ्न त्यागी खड़े हैं। तभी डॉक्टर बोलते हैं शरद को इन्हें सेप्टिक शॉक का खतरा है, हमें कोमा उत्पन्न करना होगा। तब शरद बोलता है डॉक्टर को कि रिस्क लीजिए और पूरी तरह जीवित करे इन्हें, क्योंकि कोमा में ये किसी काम के नहीं। और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बाकी एपिसोड की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा।